मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा। कहा, राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। जन भागीदारी से 13 से 15 अगस्त तक फहराया जाए तिरंगा। ऊना में जल रक्षक कर्मचारियों ने डीसी के माध्यम से सरकार को दिया ज्ञापन। मांगे नहीं मानी तो जल रक्षक कार्य बंद करके जाएंगे हड़ताल पर। पूरी जिम्मेवारी होगी सरकार की। जल रक्षक किसान जल शक्ति विभाग का करते हैं पूरा कार्य। पद्मश्री अवार्डी अजय ठाकुर के समर्थन में उतरे राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी। कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ निदेशक खेल विभाग को भेजी शिकायत। आरोप में कहा, चयन में होता है भाई भतीजावाद। और पूरे प्रदेश में सावन माह के पहले सोमवार को मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सुबह 4 बजे से आधा किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे भक्त। हजारों शिव भक्तों ने भोले बाबा के किए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुख्य से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान हिमाचल के गठन के 75वें वर्ष के आयोजन पर और विशेष टीकाकरण अभियान के दृष्टिगत सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी 14.83 लाख घरों, आधिकारिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में जन भागीदारी से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रत्येक भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह, युवक मंडल, महिला मंडल और अन्य गैर सरकारी संगठनों को विस्तृत स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी इसमें अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। उपायुक्तों के पास राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें संबंधित जिलों में वितरित किया जा सके। इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने के लिए निर्धारित हुआ है कार्यक्रम। 13 तारीख से 15 तारीख तक लगातार इस कार्यक्रम को हम हर जगह इस प्रकार से सफलतापूर्वक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और विशेष तौर से जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमने भी इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है और इसके लिए कल ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ बात करेंगे। और जहां देश का अमृत महोत्सव इस वक्त चल रहा है, यानी कि देश की आजादी के 75 वर्ष, वहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के, यानी कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं। और हम इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ हिमाचल प्रदेश में हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर घर तिरंगा स्वाभाविक रूप से देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने में सफल हो। बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं PCC महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा कि सदर चुनाव क्षेत्र के तहत रघुनाथपुरा और ग्राम पंचायत नौड़ी के बारिश से भारी तबाही से नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रदेश सरकार और उनके मंत्री, उनके विधायक इस मसले पर ना संवेदनशील है और ना ही गंभीर। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक, यानी जो पूर्व विधायक है PCC महासचिव बंबर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सदर चुनाव क्षेत्र के तहत रघुनाथपुरा एवं ग्राम पंचायत नौनी के 4 नालों में 48 वर्षों के बाद भारी बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के विधायक और मंत्री ने लोगों की सुध लेना भी उचित नहीं समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं गया और विधायक साहब जाते जाते रुके तो कहा कि सलाह देके चले गए कि मनरेगा के अंदर कोई डंगे डुगे लगा लेना, भाई मेरी मीटिंग है चुनाव के बारे में, मुझे चुनाव लड़ना है। और ऐसा ही वाकया जो है भगोड़ के अंदर हुआ। कुंजवाड़ में 3 लोगों के मकान चले गए, मवेशी खाने चले गए, पशु आज भी दबे हुए हैं।
और 1 रुपए की मदद इन्होंने की, केवल मात्र 10,000 रुपए परिवारों को दिया हुआ है। क्या 10,000 रुपए जो मवेशी खाना घर और जो है उनकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी? तो ये सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, लोग डरे हुए हैं। जहां जहां लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं है, हमने निवेदन किया है कि लोगों को सुरक्षित जमीन देकर के वहां पर अपने ताकि वो अपने मकान बना सकें। तो इस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ये केवल मात्र जो कह रही है कि हम आपको बैट दे रहे हैं, बल्ले दे रहे हैं, बनियान दे रहे हैं, इसके आधार पर हमें वोट दीजिए। लोगों की समस्याओं के प्रति कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। तो केवल मात्र डिप्टी कमिश्नर जो है उनका हम धन्यवाद करते हैं, वो मौके पर जाकर के यथासंभव मदद कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं मदद कर रही है। तो सरकार किस चीज की है, विधायक किस लिए बनाए गए हैं? उधर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ अवैध कारोबारों को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने खनन माफिया, शराब माफिया और भू माफिया पूरे प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं, यह कहा। साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के दौरान कोई भी कड़ी कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई, यहाँ तक भी आरोप लगाए। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। कौशल ने कहा कि 4.5 वर्षों में माफियाओं को प्रदेश में बढ़ावा मिला है और प्रदेश सरकार द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवैध खनन है, अवैध फैक्ट्रियां हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो हिमाचल के अंदर जो है वो तैयार हुआ। आपने देखा होगा कि अवैध शराब की फैक्ट्री हमीरपुर में पकड़ी गई, एक अवैध पटाखे की फैक्ट्री ऊना में, उसमें हादसा हुआ, 7-8 लोगों की जान गई। एक गुटखे की अवैध फैक्ट्री जो है वो कल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के घर के नज़दीक समीरपुर में वो पकड़ी गई है। करोड़ों रुपए का जो बिना बिलों का सामान जो है वो वहाँ पकड़ा गया। और हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस अवैध धंधे में इतनी तरक्की कर ली कि अब तो हिमाचल प्रदेश में नकली नोट भी छपने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त की हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह माफी मांगने वाले नेता बनकर रह गए। दोनों की आदत बन चुकी है कि पहले अनाप शनाप बयानबाजी करो और फिर बाद में विवाद होते ही माफी मांग लो। यह बात हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने मीडिया को जारी बयान में कही। रजत ने कहा कि पहले विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारी को पटकने वाली बयान दी दिया और उसके बाद प्रतिभा सिंह ने करगिल युद्ध को मामूली सी लड़ाई बता डाली। रजत ठाकुर ने कहा कि पहले विक्रमादित्य ने कर्मचारियों को पटकने वाला बयान दिया, उसके बाद प्रतिभा सिंह ने करगिल युद्ध को मामूली सी लड़ाई बता डाली। हाल ही में प्रतिभा ने फिर विवादित बयान देकर गुड़िया कांड को छोटी सी घटना बताया और अब विक्रमादित्य सिंह ने महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की। इन सभी घटनाओं के बाद प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह ने माफिया मांग ली। पहले चांटा मारो और फिर बाद में माफी मांग लो, इस प्रकार का दस्तूर हिमाचल की राजनीति में पिछले वर्ष से जारी है। पहले प्रतिभा सिंह जी ने चुनावों के दौरान कारगिल के युद्ध को एक छोटा सा युद्ध करार दिया। बाद में जब बात बढ़ी, जब सैनिकों ने इसे अपना अपमान समझा, तो प्रतिभा सिंह जी ने तुरंत माफी मांग ली। उसके बाद विक्रमादित्य जी ने सरकारी कर्मचारियों को पटक पटक कर प्रदेश के कोने कोने में फेंकने वाला बयान दिया, तो उस पर विवाद बढ़ा, तो विक्रमादित्य जी ने माफी मांग ली। उसके बाद प्रतिभा सिंह जी ने गुड़िया कांड को एक छोटी सी घटना बता करके बड़ा बाला बयान दिया। जब विवाद बढ़ा तो उस पर भी उन्होंने माफी मांग ली। और हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों में रोडू में विक्रमादित्य जी ने जो बयान दिया महिलाओं के प्रति, जो उन्होंने एक असंवेदनशील, असहनशील जो उन्होंने बयान दिया, जब उस पर विवाद बढ़ा तो उस पर भी उन्होंने माफी मांग के जो है वो अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। रजत ठाकुर ने कहा कि इनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह उजागर ना हो और लोगों का ध्यान भटका रहे। ऐसी गलतियों पर इन्हें कांग्रेस के नेता भले ही माफ कर दे, लेकिन प्रदेश की जनता माफ नहीं करने वाली।
रजत ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को सलाह दी कि वे सोच समझकर बोले। उनकी माता एक महिला होने के नाते पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही है। उन्हें महिलाओं के प्रति ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये माफी मांगने वाले नेता बनकर रह जाएं। तो ये कहना चाहूंगा विक्रमादित्य जी से कि आपकी माताजी भी, जो कि प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा हैं, वो स्वयं एक महिला है और आपको तो खास तौर पे ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। और क्योंकि आपकी माताजी जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं और आपको खास तौर पे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। अपने बयान देने से पहले बयान को केवल मात्र बयान देने के लिए नहीं बोलना चाहिए, आपको सोच समझ के जो है कोई बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपकी कही हुई बात जो है बड़ी दूर तक जाती है। इसलिए आप अपनी भी छवि को ना खराब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में प्रदेश के लोग कहीं माफी मांगने वाला नेता ही ना करार कर दें। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने जसूर पंचायत में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नूरपुर क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक कस्बा जसूर की घोर अनदेखी हुई है। वन मंत्री राकेश पठानिया जसूर पंचायत के विकास के लिए एक ईंट तक नहीं लगा पाए। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने अपने अब तक के कार्यकाल में केवल झूठे आश्वासन ही जनता को दिए हैं और जसूर कस्बे के विकास के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया ने जसूर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विधिवत शिलान्यास किया था, लेकिन अफसोस का विषय है कि उस जगह अभी तक एक भी ईंट नहीं लग पाई है। महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बतौर विधायक उन्होंने करोड़ों की राशि जसूर के लिए उपलब्ध करवाई, जिसमें बाजार के एनएच का विस्तारीकरण, पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज का निर्माण, सामुदायिक भवन, मुख्य चौक में सुलभ शौचालय जैसे अनेक विकास कार्यों पर करोड़ों की राशि खर्च की गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार में जसूर की घोर अनदेखी की गई है। इम्पोर्टेंट कस्बा है व्यापारियों का, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि क्योंकि यहाँ चोरियां की तब चोरियां बहुत हुई थी, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एक पुलिस चौकी, मेन चौकी, अभी तो ट्रैफिक का तो है ही है एक पोस्ट जो है, पर मेन एक चौकी खोली जाएगी पुलिस की और मास लाइट्स लगाई जाएंगी हर तरफ। और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक बस स्टैंड मतलब इंटरस्टेट बस स्टैंड यहाँ बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 200 दुकानें बनी जाएंगी। कुछ नहीं, अब वहाँ एक ईंट अभी तक नहीं लगी। और यहाँ तक उन्होंने एक और वहां पे कहा था व्यापारियों को कि हम निचला जो बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है, वहां भी एक और शौचालय बनाएंगे। तो ये 200 दुकानें और ये बहुत बड़ा बस स्टैंड तो छोड़ दो, वो एक शौचालय भी नहीं बनाए पाए अभी। हिमाचल प्रदेश में कबड्डी एसोसिएशन की कार्यशैली को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। पद्मश्री अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर द्वारा एसोसिएशन पर आरोप लगाए जाने के बाद कई बार खिलाड़ी अजय ठाकुर के समर्थन में अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आ चुके हैं। सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विपिन चौहान ने डीसी सिरमौर के जरिए युवा खेल निदेशक को एसोसिएशन के खिलाफ एक शिकायत पत्र भेजा है। आरोप है कि एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों के चयन में भाई भतीजावाद का रवैया अपनाया जाता है और यही कारण है कि अच्छे खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा टीम का सही चयन नहीं किया गया और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ने कहा कि सरकार से यह मांग की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को भंग किया जाए और उसमें ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए जो खुद कबड्डी खिलाड़ी रहे हों और इस खेल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों। ये चयन शिवरात्रि मेले में कौन सा चयन होता है, मैं पूछना चाहूँगा। शिवरात्रि मेले में ये कौन सा चयन हुआ है? आप 5 या 6 दिन का कैंप ले रहे और उम्मीद करते हैं कि मेडल आए। ऐसे कैसे मेडल आएगा? 5-6 दिन के कैंप में कोई मेडल आता है क्या? आज तक हिमाचल टीम ने मेडल नहीं लिया है। पिछले बारी हमारे बड़े भाई अजय ठाकुर जी, रोहित राणा जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में टॉप 6 में टीम रही है, नेशनल में टॉप 6 में टीम रही, उनके नेतृत्व में रही है और आज वही खिलाड़ी नहीं है। जबकि जो इन्होंने टीम सिलेक्ट की हुई है 12 खिलाड़ियों में से इनके पास कोई लेफ्ट कवर नहीं है, जबकि लेफ्ट कवर की पोजीशन एक अहम भूमिका निभाती है, वो भी इनके पास नहीं है। और हमारा एक
खिलाड़ी है सोलन का, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, संजू नाम है उसका, 2 नेशनल वो ऑलरेडी खेल चुका है, उसकी भी सिलेक्शन नहीं कही गई है। जबकि अजय भाई ने भी कहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे बदले इस गरीब बच्चे को तो भेजो, और फिर भी खुदा अपने आप को जज बैठे है। हमारी ये मांग है सरकार से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, चाहे केंद्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चाहे प्रदेश के, कि इस कबड्डी एसोसिएशन को जल्द से जल्द भंग किया जाए, और हम भंग करके रहेंगे। जल संरक्षण संघ के प्रधान इकबाल सिंह की अध्यक्षता में डीसी ऊना राघव शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया है। संघ के प्रधान इकबाल सिंह ने कहा कि सभी हिमाचल प्रदेश के जल रक्षक किसान कार्य कर रहे हैं। आज के समय जल शक्ति विभाग का पूरा कार्य जल रक्षक ही कर रहे हैं। आज हम जहाँ पर ऊना के समस्त जल रक्षक इकट्ठे हुए हैं, हमारा मुख्य मांग, हम क्योंकि आज तक हमारी सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है, इसलिए आज हम जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम जी ठाकुर को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर आने वाली 27 जुलाई तक हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी जाती, तब तो प्रदेश भर के समस्त जल रक्षक प्रदेशाध्यक्ष ज्वालूराम के नेतृत्व में जो भी आगे आने वाली तारीख डिसाइड होगी, उस दिन को हम उग्र आंदोलन करेंगे। उधर नूरपुर फोरलेन संघर्ष समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने जसूर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में फोरलेन से प्रभावित लोग हैं, उनकी पहचान के लिए निर्देश जारी किए गए। जो उप समिति संगठित की गई है, उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि वह अपने अपने क्षेत्र में जाकर फोरलेन प्रभावितों की पहचान करके एक सूची तैयार करें। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है यह हास्यास्पद है, क्योंकि क्या पिछले 4.5 साल में अभी तक इनको फोरलेन प्रभावितों की पहचान नहीं हो पाई है। यह केवल इस समस्या को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सुदर्शन शर्मा ने इसका खंडन किया और कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा की। 4.5 सालों में जो समिति उप समिति 2 बार बनी है, जिन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर अध्ययन करना था, उसकी एक बार भी चर्चा नहीं की है। क्या वह उन राज्यों में गए थे या नहीं? हिमाचल में 50,000 परिवार प्रभावित होने जा रहे हैं, उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि नूरपुर प्रशासन ने एक नोटिस भी निकालना शुरू कर दिया है कि 60 दिनों के अंदर भवन खाली कर दें, जबकि कई लोगों को पैसे भी नहीं मिले हैं। ये जितने भी प्रभावित हैं उनकी पहचान की एक लिस्ट बनाई जाए, सूची बनाई जाए। ये जो बयान है मुख्यमंत्री महोदय का, ये हास्यास्पद है, क्योंकि आज 4.5 वर्ष हो गए हैं, तो क्या अभी तक जो प्रभावित लोग हैं उनकी पहचान ही ना हो पाई है। ये तो सिर्फ एक इस केस को लटकाने का जो इन्होंने प्रयास किया है, मैं इसका खंडन करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं, क्योंकि 4.5 वर्ष में आज तक जो इन्होंने उपसमितियां गठित की गई थी, 2 बार गठित की गई हैं, उनका जो अध्ययन है वो अन्य राज्यों में जाकर करना था, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं की गई कि क्या वो गए थे अन्य राज्यों में कि नहीं गए थे। और ये तो सिर्फ एक जो हमारे 50,000 परिवार हैं हिमाचल प्रदेश के प्रभावित होने जा रहे हैं, उनके साथ ये सरासर अन्याय है। और ये चुनावों की वेला है और चुनावों का जो समय है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरफ देखो, नूरपुर प्रशासन में 60 दिन का जो नोटिस दिया जा रहा है वो अभी तक लोगों के खाते में पैसे तक नहीं आए हैं, तो इन्होंने 60 दिन का नोटिस आशियाने उजाड़ने का दे दिया गया है। ये जो फरमान है ये तुगलकी फरमान, इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में जो जब चुनाव आएंगे इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सोलन में आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जयराम सरकार को किसान बागवानों का विरोधी बताया। सेब के दामों पर एमएसपी और 1 रुपया बढ़ाया गया है, जो कि हिमाचल की जनता और बागवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही चुनावी झुनझुना देकर जयराम सरकार बागवानों के हितों की बात करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि किसान, बागवान और पब्लिक के मुद्दों की ओर जयराम सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सुरजीत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 13% हिस्सा बागवानी का है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देकर आज प्रदेश की जयराम सरकार बागवानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पैकिंग मटेरियल भी लगातार महंगा होता जा रहा है। सेब सीजन आते ही बागवानों को बगीचों में 15 से 17 बार दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन जो अनुदान राशि दवाइयों पर बागवानों को दी जाती थी वह सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है और आज बाजारों में वही दवाइयां महंगी बिक रही हैं।
उन्होंने कहा कि आज इसी बात को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि प्रदेश की सरकार बागवानों के हक में कुछ कर सके। हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो बागवानों की हितैषी नहीं, इनके खिलाफ है। ये किसानी और बागवानी विरोधी जो भाजपा सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कितनी संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मात्र 1 रुपया MSP पे बढ़ाया है सेबों की कीमत पे। सेब के ऊपर 1 रुपया बढ़ाना मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ, उन हजारों लोगों के साथ मद्दा मजाक है कि 1 रुपया बढ़ाकर आप क्या बताना चाहते हो, क्या संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। इससे बेहतर तो, इससे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ भी ना करते। पर ये जो चुनावी छुंचना आप बागवानों को थमा रहे हो 1 रुपया बढ़ाकर, ये ना करके आप इससे पहले, इससे अच्छा होता कि बागवानी के हित में अपने पदों से रिजाइन देते, त्याग पत्र देते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस वक्त फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Monday, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, ANM, GNM, BSc, Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission